Welcome back, everybody. This is our 11th class in JEE Mains previous year question series for the chapter System of Particles and Rotational Motion. Before this, we have made 10 videos in this series, and it is been a long series. And all of those videos you can find on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these videos, and name of that playlist is JEE Mains previous year questions. We have also started similar series for NEET, so you can go and check out those videos also in their separate playlist with the name as NEET previous year questions. So if you do like this stuff and if you found these videos helpful, then do like them, share them as much as possible, and subscribe to our channel. And also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount, we will be able to get better books, better computer hardware, so in future we can provide you higher quality with higher resolution videos. So with this, let's start today's exercises, questions. In previous one, we have completed up to triple one, I think. Question number triple one. Yes, this was the question. Question number triple one we have completed up to. Now, let us move forward to the remaining questions. Let me make them slightly thinner. Okay. Consider a thin uniform square sheet made of rigid material. If its side is A and mass is M, moment of inertia I about one of its diagonal. तो diagonal के अराउंड आपको moment of inertia बताना है. So consider, हम एक sheet consider कर लेते हैं and consider it with fill. Suppose कीजिए हमारे पास ये कोई sheet है. अब इसमें एक तो हमारा एक्सिस होगा जो परपेंडिकुलर होगा, वो एक्सिस कुछ ऐसे होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और बाकी के इसमें हमारे पास दो एक्सिस हैं जो बोला गया है कि डायगोनल से पास होता है. सो हम डायगोनल वाले दो एक्सिस बना लेते हैं. दिस विल बी विजिबल आई थिंक. यस, ये हमारा पहला डायगोनल है और ये हमारा दूसरा डायगोनल है. एंड ये जो हमारा पॉइंट है ये शुड भी थोड़ा यहाँ पे होना चाहिए. एंड ऑल्सो दिस. सो और अब हम इनको नेमिंग कर देते हैं. दैट सपोज ये एक्सिस है ओ डैश, ये है हमारा D1 एक्सिस, D1 डैश एक्सिस, और ये D2 डैश एक्सिस. नाउ हमें ये गिवन है कि इसकी साइड M है और मास साइड A है और मास M है. सो इस शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ डैश कितना होगा? मास टाइम्स जो लेंथ है, इसकी साइड है ए स्क्वायर बाय 12 प्लस ए स्क्वायर बाय 12. ये आपको पता होगा. और अगर आपको इसका आइडिया नहीं है कि ये कैसे आता है, सो लेट मी गिव सम आइडिया कि आपके पास अगर कोई शीट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे कंप्रेस करके क्या बना सकते हो, एक ऐसी रोड बना सकते हो. तो इससे आपके पास एम ए स्क्वायर बाय 12 वाली टर्म आएगी, और फिर आप इसको इस वे में कंप्रेस कर सकते हो तो आपके पास एक ऐसी रोड बन जाएगी. तो इससे आपके पास एम ए स्क्वायर बाय 12 टर्म आएगी, तो आपके पास ऐसे दो टर्म्स आ जाती है. नाउ जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है एम ए स्क्वायर बाय 6. तो ओ डैश के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय 6 है. नाउ जो ओ डैश एक्सिस है ये किसके परपेंडिकुलर है? ये D1 D डैश के परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है D2 एक्सिस के. तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर्म होती है उससे हमें पता है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओ डैश के अराउंड होगा वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों के सम के इक्वल. डी डैश D1 डैश प्लस
d2 d2 डैश, और बिकॉज दोनों डायगोनल हैं तो दोनों डायगोनल के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। सो हम इसको 2 लिख लेते हैं। ये वैल्यू है हमारे पास ma²/6, और इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ d1 डैश। और यहाँ से जो d1 डैश की वैल्यू आएगी ma²/12। और अगर हम यहाँ पे आंसर में जाएं तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ring of mass m and radius r is rotating about its axis with angular velocity omega. Two identical bodies each of mass m are now dentally attached to the two ends of the diameter of a ring. Because of this kinetic energy का लॉस बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पता है दैट व्हाट वी डू, हम यहाँ पे एंगुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, और देन हम वहां से ओमेगा कैलकुलेट करके फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं। आपके पास एक रिंग है एंड रिंग इज विदाउट फिल। ये आपके पास इनिशियल रिंग है और बाद में आपने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो चेंजेस करके कुछ ऐसे बन जाएगी। इनिशियल रिंग में कोई मासेस अटैच नहीं किए हुए, और बाद में आपने इस पे 2 मासेस अटैच कर दिए, यहाँ पे डायगोनली अपोजिट या डायमीटर वाइज अपोजिट, एक दूसरे के डायमीट्रिकली अपोजिट है, और दोनों का मास हम यहाँ पे स्मॉल एम लेके चलते हैं। तो इसका भी स्मॉल एम है, इसका भी स्मॉल एम है। स्टार्टिंग में ये ओमेगा से रोटेट कर रही थी और अब ये ओमेगा फाइनल से रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे जो एल है, एल इज कंजर्व्ड। तो अगर एल कंजर्व है मींस इनिशियल आई ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश इंटू ओमेगा फाइनल। आई डैश क्या है, या आप इसको आई फाइनल लिख सकते हो कि जब आपने इस पे 2 मासेस अटैच कर दिए तब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सिस्टम का इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। दैट इज हाफ mr², और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, इक्वल्स टू बाद में सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ mr² प्लस ये जो आपके पास 2 पॉइंट मासेस हैं, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हैं, ये रेडियस r के इक्वल के डिस्टेंस पे है। पहले वाले का हो जाएगा mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरे वाले का भी mr², तो टोटल हो जाएगा 2mr² इंटू ओमेगा फाइनल। तो आपके पास ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ जाएगी हाफ mr² ओमेगा, नीचे से आप r² कॉमन ले सकते हो और हाफ भी कॉमन ले सकते हो, हाफ mr²। यहाँ पे हाफ बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 4m। तो हाफ r² से कैंसल, और ये ओमेगा फाइनल आ जाता है हमारे पास m ओमेगा बाई कैपिटल M प्लस 4m। नाउ एनर्जी लॉस बताना है हमें। तो लॉस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो लेट्स डू द कैलकुलेशंस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई, और आई की वैल्यू है, इनिशियल आई हमारे पास था हाफ mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ कमिंग टू फाइनल, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr² प्लस 2 स्मॉल m r² इंटू वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की ये वैल्यू आएगी। तो इट इज m² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय m प्लस 4m होल स्क्वायर। नाउ इसको एज इट इज लिख सकते हैं 1/4 m r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से r²/2 कॉमन ले लेते हैं, तो वो बाहर आके r²/4 हो जाएगा। यहाँ पे अंदर बचेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल 4m, m² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय
m प्लस 4m होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर से ये कट हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास बचेगा, फाइनली हम यहाँ से आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 ये कॉमन ले सकते हैं, m भी 4 कॉमन ले सकते हैं। सो m आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा कैपिटल M बाय कैपिटल M प्लस 4m। जब इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे एलसीएम आएगा m प्लस 4m माइनस कैपिटल M, ये कैंसल और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी m स्मॉल m कैपिटल M आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय m प्लस 4 स्मॉल m। सो कंपेयर करते हैं। वी आर गेटिंग 4m। वी मेड ए बिग मिस्टेक हेयर। हमने डिस्क के लिए सॉल्व कर दिया। इट वाज ए रिंग, डिस्क नहीं थी, रिंग थी, तो हमने रिंग के लिए सॉल्व कर दिया। दैट्स वाई यहाँ पे जो हाफ हमारा फैक्टर था वो हाफ वाला फैक्टर एडिशनल हो गया। सो वी हैव टू मेक स्लाइट चेंजेस हेयर। यहाँ पे हाफ नहीं आएगा, यहाँ पे हाफ नहीं आएगा। सो यहाँ पे हाफ नहीं था, यहाँ से आप हाफ कॉमन लोगे ही नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हाफ नहीं होगा, यहाँ पे हाफ नहीं होगा और यहाँ पे 2 होगा। सो यहाँ पे भी 4 नहीं होगा, यहाँ पे भी 4 नहीं होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा और यहाँ पे 4 नहीं होगा। सो दिस इज 2, दिस इज हाफ, दिस इज आल्सो हाफ, ये भी 2 है और ये भी 2 है। सो नाउ गोइंग, अब नीचे जाते हैं। ये 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ये 2 होगा और ये भी 2 होगा। सो दैट्स हाउ हमने एक मिस्टेक करी और वो मिस्टेक प्रोपोगेट होती होती हमारे आंसर तक पहुंच गई। सो नाउ अब हम कंपेयर करें अगर, तो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा मैच करता है आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। The question has statement 1 and statement 2. One of the 4 choices given a statement. Choose one which best describe the two statements. The moment of inertia of a body rotating about an axis with angular speed omega increases. Its angular momentum is unchanged, but the kinetic energy increases if there is no torque applied on it. So, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि आई इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ स्पीड ओमेगा इंक्रीजेस, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज अनचेंज। ओके, यहाँ पे इन्होंने कोमा मिस कर दिया। व्हेन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इंक्रीजेस, यहाँ पे कोमा आना था ओमेगा के बाद कि आई इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आई इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये मेंशन है कि एल चेंज नहीं है, एल में चेंज नहीं हो रहा है प्रोवाइडेड कि नो टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। बिकॉज जो टॉर्क होती है टॉर्क होती है डी एल बाय डी टी। बोला गया कि कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रही है तो 0 इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी। सो यहाँ से एल हो जाता है कॉन्स्टेंट। सो मीन्स एल तो चेंज नहीं होगा। अभी आप कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर काइनेटिक एनर्जी को तो भी ऐसा लिखा जा सकता है एल स्क्वायर बाय 2 आई।
तो यहाँ पे एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है बिकॉज एल कांस्टेंट है, बट आई चेंज हो रहा है। अगर आई चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट 2, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ठीक है, L की वैल्यू आई ओमेगा होती है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो स्टेटमेंट बोथ ट्रू है, बट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन सेकंड नहीं है। सो ऑप्शन ए 1 is true, 2 is true, but 2 is not explanation of statement 1. Now going to next question. A solid sphere having mass m and radius r rolls down an inclined plane. The kinetic energy is 5/7 rotational और 2/7 translational. तो जब भी एक इंक्लाइंड प्लेन से कोई स्फेयर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो आपको ये बताना है कि उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें कितना पार्ट रोटेशनल का होगा और कितना पार्ट ट्रांसलेशनल का होगा। सो इसको सोल्व करने के लिए व्हाट वी डू, हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई स्फेयर जो ऐसे डाउन कर रहा है, रोल डाउन करके नीचे की तरफ आ रहा है और वो क्या कर रहा है, नो स्लिप है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, प्रॉपर रोटेट करके नीचे आ रहा है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है और जो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इट विल बी हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, यानी कि इस स्फेयर का सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ, सॉलिड स्फेयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा को यहां से आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये वी कौन सा होता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और यहाँ पे कैपिटल आर हम लेके चलेंगे। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास बचेगा हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास बनेगा 7/10 एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। तो ये होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें ये बताना है कि इसमें से रोटेशनल कितना है और ट्रांसलेशनल कितना है। तो ये ट्रांसलेशनल वाला पार्ट है और ये रोटेशनल वाला पार्ट है। सो फर्स्ट ट्रांसलेशनल देखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी सी एम स्क्वेयर बाय 7/10 एम वी सी एम स्क्वेयर। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये आपको देगा 1/2 इंटू 7/10, सो इट गिव अस 5/7, यानी ट्रांसलेशनल के अंदर 5/7 होगा। सो हियर इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी ट्रांसलेशनल इज 5/7। रोटेशनल भी चेक कर सकते हैं। रोटेशनल चेक करने के लिए 1/5 एम वी स्क्वायर बाय 7/10, सो ये आपको देगा 1/5 इंटू 7/10, 2/7 होगा रोटेशनल, और मैच करते हैं। सो रोटेशनल इज 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular hole of diameter r is cut from a disk of mass m and radius r. The circumference of the cut passes through the center of the disk. Moment of inertia of the remaining portion of the disk about x is perpendicular to disk and passing through its center is. So आपके पास एक डिस्क है, let us draw the disk. ये सपोज हमारी डिस्क है, इसकी रेडियस, इस जो हमारे पास मेन डिस्क है, बिगर डिस्क है, उसकी रेडियस आर है और उससे एक होल कटा जाता है जिसका डायमीटर आर है, यानी कि जो होल कट किया गया उसकी रेडियस r/2 होगी और वो सर्कमफ्रेंस से पास होती है एंड सेंटर से पास होती है। सो
इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। ओके, सो सपोज कीजिए ये वाला पार्ट है जो उसको कट किया गया है, ये सेंटर से पास होता है और सरकमफ्रेंस से पास होता है। वाई? बिकॉज ये जो मेंशन है ऑलरेडी हमें कि ये वाला डिस्टेंस डायमीटर ऑफ दिस कट इज इक्वल टू आर, और यही रेडियस के इक्वल है, तो ये सेंटर को भी टच करेगा और सरकमफ्रेंस को भी टच करेगा, और ये आपका एक्सिस है जिसके अलोंग हमें मेजरमेंट करनी है सारी की सारी। सो सपोज एक्सिस ओ ओ डैश, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास r है और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास r/2 है। नाउ बिकॉज जो आपके पास ये रेड डिस्क है ये यूनिफॉर्म डिस्क होगी एज यूजुअल, तो मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो मास डेंसिटी आ जाएगी टोटल मास m बाय टोटल एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। नाउ मास ऑफ स्मॉल डिस्क आएगा, वो हो जाएगा डेंसिटी यानी कि m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क, दैट इज पाई, स्मॉल डिस्क की रेडियस r/2 है जो कि कट की गई है। सो जब इसको सोल्व करेंगे तो मास आएगा m/4। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क, बिग डिस्क किसके इक्वल होगा, आई ऑफ स्मॉल पार्ट, या आप इसको यस स्मॉल डिस्क बोल सकते हो, प्लस रिमेनिंग पोर्शन। मींस जो कैपिटल जो ये आर वाली पूरी की पूरी डिस्क है आपके पास, अगर हम इसको यहाँ पे साइड कर दें, तो जो आपके पास ये कंप्लीट आर रेडियस की डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, एक तो ये वाला व्हाइट पार्ट जो इससे रिमूव कर दिया गया, और जो बाद में ये रिमेनिंग वाला पार्ट जो आपको अभी रेड रेड दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो हमें जो रिमेनिंग पार्ट है इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। सो जो बिगर डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा सिंपल, हाफ mr²। जो स्मॉल डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका मास है m/4, रेडियस है r/2, यानी r/2 का स्क्वायर r²/4, और ये स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अराउंड होगा, इस डिस्क के एक्सिस के अराउंड, जो इस डिस्क के सेंटर से पास होगा। आपको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा, तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस मास टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर। सो स्मॉल डिस्क का मास m/4 है और डिस्टेंस r/2 है, प्लस आई रिमेनिंग। सो इसको फर्दर सोल्व करें तो ये हाफ mr² देगा, यहाँ से हमारे पास आता है mr²/32, और यहाँ से आता है mr²/16, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे, प्लस आई रिमेनिंग, ये आपको ऐड करके देगा 3mr²/22, और इधर आके माइनस हो जाएगा, -3mr²/22 इज इक्वल टू आई रिमेनिंग, ये 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 16 - 3 13/32 mr² इज इक्वल टू आई रिमेनिंग। सो आंसर मैच करते हैं, ऑप्शन डी जो है वो मैच होता है हमारे आंसर के साथ। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A mass m hangs with the help of a string wrapped around a pulley on a frictionless bearing. The pulley has mass m and radius r. Assuming pulley to be perfect uniform circular disc, the acceleration and the mass m the string does not pulley is means hangs help of a string wrapped around the pulley on a frictionless bearing. सो आपके पास एक पुली है जो कि फ्रिक्शनलेस बेयरिंग पे है, और इसके साथ एक स्ट्रिंग से मास अटैच्ड है m। ओके, अज्यूमिंग पुली टू बी परफेक्टली यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, एक्सेलरेशन ऑफ द मास, सो हमें m मास का एक्सेलरेशन बताना है। ओके,
तो यहाँ पे m मास है, यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस करेगा और इसके लिए mg डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो सपोज कीजिए नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन यहाँ पे a है, तो ये जो टेंशन T है यहाँ पे एक्ट करेगी इस पुली के ऊपर, इसकी रेडियस r है, तो जो पुली है इसके ऊपर लगने वाली टॉर्क हो जाएगी इट इज r इंटू एफ, और टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है I इंटू एल्फा, और हमें ये पता है दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और यहाँ से a इज इक्वल टू आर एल्फा आ जाता है। तो यहाँ से a की वैल्यू, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी a बाय आर। सो आर एफ इज इक्वल टू आई, और जो हमारे पास ये है ये डिस्क की शेप में होगी, तो जो डिस्क है मीन्स जो आपकी ये पुली है ये डिस्क की शेप में होगी, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा इट विल बी स्मॉल आर यूज कर रहे हैं हम, एंड यहाँ पे आएगा a बाय आर, तो r से r कैंसिल और ये r कैंसिल, तो यहाँ पे जो फोर्स है इट इज इक्वल टू कितना आ गया हाफ एम ए, और ये फोर्स कौन सा होगा जो कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा था यानी कि टेंशन, सो टेंशन की वैल्यू आ जाती है एम ए बाय टू। अब आप देखते हैं कि टेंशन ऊपर की तरफ है, एम जी डाउनवर्ड है, तो इस पर नेट जो हमारा फोर्स हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था इसका नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए है, सो यानी कि एम ए क्या होना चाहिए एम जी माइनस टी, टी की वैल्यू हमारे पास है एम ए, इसको इधर ले आते हैं प्लस में हो जाएगा, सो एम ए प्लस एम ए बाई टू इज इक्वल टू एम जी, एंड फ्रॉम हेयर 3ma by 2 is equal to mg, m से m cancel, a is equal to 2g by 3 less than g, so option B is the right answer. Next question, a pulley of radius 2 meter is rotated about its axis by a force की वैल्यू गिवन है न्यूटन, अप्लाइड टेंजेंशियली मीन्स जो आपका फोर्स है उसको ऐसे अप्लाई किया जा रहा है, टेंजेंशियली अप्लाई किया जा रहा है। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स। सो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है यहाँ पे जब रिवर्स होगी इन दैट सिनेरियो, सो बिकॉज आपको यहाँ पे रिवर्सल देखना है किसका, मोशन का। मोशन कब रिवर्स होगा, जब ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाए रिवर्स हो जाए, मीन्स पहले ओमेगा अगर पॉजिटिव थी तो ओमेगा नेगेटिव हो जाए। तो इस दौरान अब सडनली ये चीज नहीं होती, ओमेगा स्टार्टिंग में पॉजिटिव था धीरे धीरे रिड्यूस करेगा, जीरो हो जाएगा और फिर नेगेटिव होगा। सो हमें वो टाइम आउट फाइंड करना है, वो सिनेरियो फाइंड आउट करना है जहां पे ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस टाइम से फिर हम आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने टाइम तक कितनी रोटेशन, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी रोटेशन ली जा सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है, फिर हम उससे रोटेशन फाइंड आउट करेंगे। सो बिकॉज हमें यहाँ पे फोर्स गिवन है और ये टेंजेंशियल फोर्स है और रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन में हम टॉर्क लगाते हैं। सो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा 2 इंटू फोर्स दैट इज 20t माइनस 5t स्क्वायर, और अगेन ये किसके इक्वल होता है, ये आई टाइम्स एल्फा के इक्वल होता है। आई की वैल्यू 10 है हमारे पास, तो 10 इधर आ जाएगा, 40t माइनस 10t स्क्वायर बाय 10 इज इक्वल टू एल्फा, और एल्फा हमें मिलता है 4t माइनस टी स्क्वायर। ये हमारे पास एल्फा की वैल्यू आ जाती है। नाउ एल्फा का यूज करके हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, ओमेगा, बिकॉज एल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी। सो इट विल बी 4t माइनस टी स्क्वायर, सो डी ओमेगा विल बी 4t माइनस टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3। अब हमने कंडीशन क्या ड्राइव की थी कि रिवर्सल होने से पहले ओमेगा की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, तब नेगेटिव वैल्यू ऑफ ओमेगा आएगा। तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ओमेगा जीरो कब होता है।
तो उसके लिए ओमेगा की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 2t² माइनस टी क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 0 और 2t² इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3, ये स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाता है t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। यानी कि स्टार्टिंग के बाद जब टाइम 6 सेकेंड हो जाएगा तब जाके ओमेगा की वैल्यू 0 होगी और उसके बाद रिवर्सल होगा। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रोटेशंस, कि 3 से ज्यादा रोटेशन लेगा, 6 से कम लेगा, 6 से ज्यादा पर 9 से कम, ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। तो रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालना होता है, थीटा। अगर हमें थीटा पता चल जाए तो हम उसको 2 पाई से डिवाइड करके नंबर ऑफ रोटेशन बना सकते हैं। एंड वी नो दैट ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2t² माइनस टी क्यूब बाय 3। तो यहाँ से डी थीटा आ जाता है 2t² माइनस टी क्यूब बाय 3 इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सभी साइड्स को इंटीग्रेट कर दें अगर, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, इट विल गिव अस 2t क्यूब बाय 3 माइनस t4 बाय 4 इंटू 3 12, so 2t क्यूब बाय 3 एंड दिस। और अब हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू 6 पुट कर सकते हैं। जब हम टाइम की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो इट विल बी 2 इंटू 6 क्यूब इज 216 बाय 3 माइनस 36 इंटू 36 बाय 12, सो ये 3 पे जाएगा, ये 289 72, दिस गिव अस 144 और यहाँ से आता है 108, तो ये बनता है हमारे पास 36। और बिकॉज ये थीटा है तो थीटा रेडियन में आता है, सो 36 रेडियन। और अगर हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बनाए इससे तो n हो जाएगा 36 बाय 2 पाई। नाउ जो 2 पाई होता है ये अराउंड ये ग्रेटर देन 6 होगा, तो ग्रेटर देन 6 होगा तो ये आपका आंसर आपको क्या मिलेगा, लेस देन 6 मिलेगा, मीन्स नंबर ऑफ रोटेशंस आर लेस देन 6। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है लेस देन 6 वाला, जिसमें मोर देन 3 एंड लेस देन 6 है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin uniform rod of length L and mass M is swinging freely about horizontal axis passing through its end. Its maximum angular speed is omega. Its center of mass rises to maximum height of, तो ये बताना है कि उसका सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम किस हाइट तक राइज कर सकता है। तो सपोज कीजिए आपके पास ऐसी ये कोई रोड है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इसके पास ओमेगा है, तो वो मीन पोजीशन पे होती है, यहीं पे होगी। तो यहाँ पे इसके पास ओमेगा एंगुलर स्पीड है, तो उससे ये जब इस पॉइंट के अराउंड रोटेट होती है तो सपोज कीजिए ये मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच पाती है और ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास जो राइज हुआ h डिस्टेंस, दैट इज h। नाउ अगर हम लेंथ l ले रहे हैं तो ये हो जाएगा l/2, ये हमारे पास एंगल होगा थीटा, नेमिंग कर लेते हैं ओ ए बी, एंड ये जो ए पॉइंट है इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे इसको बोल देते हैं सी पॉइंट। सो जो सेंटर ऑफ मास जो हाइट राइज करेगा दैट विल बी, इसको यहां से हटा देते हैं, ओमेगा, इस मींस इनिशियल कंडीशन में जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो ओमेगा थी यहाँ पे। सो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, ऑफ COM, वो हम निकाल सकते हैं, इट विल बी, जो कि h के इक्वल होगी, h हो जाएगा OB माइनस OC। जो OB है वो तो आपको पता है कि L/2 है और जो OC है इट विल बी L/2 cos ऑफ थीटा, so L/2 cos ऑफ थीटा, so L/2 कॉमन 1 माइनस cos थीटा। ये हाइट है जो सेंटर ऑफ मास रेज करेगा मैक्सिमम। नाउ इनिशियली इसके पास ओनली क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और जब ये ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा सेंटर ऑफ मास तो उसके पास ओनली होगी पोटेंशियल एनर्जी।
सो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं दैट हाफ आई, और नॉट हाफ, सॉरी, ये डिस्क नहीं है, ये रोड है, और रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड पॉइंट ए होगा ml स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू इंटू ओमेगा, सॉरी, इंटू हाफ, ये हो गया हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए पॉइंट पे उसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी mgh। सो अगर हम कंपेयर करके कैंसिल आउट कर दें, m से m कैंसिल कर दें, तो यहाँ से हमारे पास जो h है, h की वैल्यू आ जाती है एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 6g। और अगर हमें थीटा कैलकुलेट करना है तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे इसके इक्वेट कर सकते हैं, तो हम थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आंसर हमारा इसी फॉर्म में है, सो यहाँ से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a uniform square plate of side A and mass m. The moment of inertia of this plate about an axis perpendicular to its plane and passing through one of its corner. So एक corner से पास हो रहा है और perpendicular to the plane है। So scenario कुछ ऐसा है आपके पास, note this one, कि ये डिस्क है, जो आपका एक्सिस है, ये वाला एक्सिस आपको पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी। अब आपको इस एक्सिस के अराउंड निकालना है जो कि उसके कॉर्नर से पास होता है, एंड ये वाला जो डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस भी बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए लेट अस मेक दिस डायग्राम मोर करेक्ट, स्लाइटली मोर करेक्ट। ये यहाँ पे आएगा लगभग, और ये कुछ ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा। यस, नाउ इट्स लुक्स ओके। सो एक्सिस को नेमिंग कर लेते हैं। ये सपोज एक्स एक्स डैश है और ये है ओ ओ डैश, और इसकी साइड हमारे पास ए होती है। तो हमें ये पता है प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्स एक्स डैश क्या होगा, m टाइम्स ए स्क्वायर बाय 12 प्लस ए स्क्वायर बाय 12, और यहां से मिल जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 6। नाउ अगर आप इसको पॉइंट ए लेते हो और ये पॉइंट बी लेते हो, तो अगर हमें आई ओ ओ डैश कैलकुलेट करना है तो इट विल बी आई एक्स एक्स डैश प्लस मास टाइम्स ए बी का स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे ए बी लेंथ को कैलकुलेट करना होगा, और ए बी लेंथ अगर आपके पास ये एक डायगोनल है तो आपको ये पता है कि यहाँ पे हम ए बी सी, जो ए बी होगा इट विल बी हाफ ऑफ बी सी। ए बी की वैल्यू बी सी का हाफ होगी, और जो बी सी है पाइथागोरस थ्योरम से ये एंगल 90 का होता है, ये ए है, ये साइड भी ए है, सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट बाय 2। और जब इसको सोल्व करते हैं तो ये देगा √2a बाय 2, और ये आ जाता है a बाय √2। सो ये हमारे पास था एम ए स्क्वायर बाय 6 प्लस m टाइम्स a बाय √2 स्क्वायर, यस, a बाय √2 स्क्वायर। सो एम ए स्क्वायर बाय 6 प्लस एम ए स्क्वायर बाय, ये देगा 2, एम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इट विल गिव अस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2, और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 6, 1 प्लस 3 यानी कि 4 बाय 6 यानी कि 2 बाय 3। सो इट विल बी 2 बाय 3 एम ए स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लैमिना ABCD whose सेंटर इज O, तो यहाँ पे हमें एक फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू ट्रू होगी।
तो अगर आप यहाँ पे देख पाए तो जो एफ ई एक्सिस है, एक्सिस एफ ई, वो यहाँ पे टच करता है इस आपके लैमिना को, तो यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड एक एक्सिस जो ए सी है ये भी हमारे उसको टच कर रहा है। सो जो ये दोनों एक्सिस हैं ये कैसे बिहेव करेंगे, जैसे अगर आपके पास एक डिस्क थी, डिस्क में अगर आपके पास जो डायमीटर होते हैं, दोनों डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इक्वल होता है, तो इनके लिए भी सेम वर्क होगा। लेट मी एक्सप्लेन इट बाय डिफरेंट मेथड। कि सपोज कीजिए ये आपके पास एक डिस्क है, लैमिना है, हम थोड़ा इसको इंक्लाइंड बना रहे हैं। नाउ जब हम एफ ई के लिए सिनेरियो कैलकुलेशन करते हैं तो जो एफ ई एक्सिस है वो समथिंग ऐसे पास होता है, इसका एक परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे पास होगा, और सपोज कीजिए ये है डिस्क का परपेंडिकुलर, जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस सिनेरियो में अगर आप इसको एक्सिस 1 बोलते हो, इनको एक्सिस 2 बोलते हो और इसको एक्सिस 3 बोलते हो, तो हमें ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस 1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस 2 प्लस 3, और 2 और 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है। ओके, और अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ पे, सपोज जो साइड लेंथ है ये हमारे पास ए है, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी ma²/6, अज्यूमिंग मास m है, और I2 एंड I3 की वैल्यू आ जाएगी ma²/12। नाउ अगर मैं ये जो एक्सिस 2 और 3 है इनको थोड़ा सा रोटेट कर दूं, कैसे, लेट मी शो। मैं इस एक्सिस को ऐसे रोटेट कर देता हूं, और जो ये वाला एक्सिस है मेरे पास इसको मैं स्लाइटली ऐसे रोटेट कर देता हूं। इवन देन सेम मेथड एप्लीकेबल होगा, तब भी कोई चेंज नहीं आने वाला आंसर में, बिकॉज जो शीट है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सिनेरियो में भी और पहले वाले सिनेरियो में भी। मींस जो आपका ए सी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एफ ई एक्सिस के अराउंड होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 point masses each of value m are placed at the corner of square ABCD of side length L. The moment of inertia of this system about an axis passing through A and parallel to BD. So first of all एक square draw करते हैं। ये हमने square draw कर लिया। So ये A, B, C, D एक्सिस ए से पास होता है और बी डी के पैरेलल है। एक्सिस ए से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है और बी डी के पैरेलल है, तो बी डी लाइन हमारे पास ऐसे है। सो जो हमारा एक्सिस होगा, एक्सिस समथिंग लाइक ऐसे होगा। हमें इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सो जो हमारे पास लेंथ है दैट इज एल, ये वाली लेंथ हमारे पास एल है, तो हम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो ये ए सी होगा, ए सी की वैल्यू हो जाएगी L² प्लस L² का अंडर रूट और इक्वल टू √2L। एंड जो यहाँ से बी डी है, नॉट बी डी, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। सो जो पार्टिकल ए पॉइंट पे है वो तो एक्सिस के अंदर ही आता है, सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0। गोइंग टू बी, जो बी पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास टाइम्स ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, सो मास टाइम्स, और जो ये डिस्टेंस है ये होगा ए सी का हाफ, सो ए सी बाई 2, यानी ए सी बाई 2 क्या होगा, √2/2 का L², तो यहाँ से मिलता है mL²/2। और सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, डी पॉइंट का भी होगा, बिकॉज ये भी सेम डिस्टेंस पे है और सेम मास है। सो आई बी इज इक्वल टू आई डी, एंड जो आई सी हो जाएगा इट इज मास टाइम्स ए सी का स्क्वायर, और ए सी एज √2L, सो √2L का स्क्वायर, तो ये देगा 2mL²। तो जब सभी को ऐड करेंगे
ए का 0, बी का ml²/2, डी का ml²/2, तो ये 1 ml² बन जाएगा प्लस 2 ml², टोटल आंसर हो जाएगा 3 ml²। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The moment of inertia of a uniform semicircular disk of mass m and radius r about line perpendicular to the plane of the disk through the center is। तो हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है। तो लेट अस मेक ए सेमी सर्कुलर डिस्क। सपोज कीजिए ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है हमारे पास, और ये गिवन है इसका मास m है। सो इस डिस्क का मास m है और रेडियस r है। नाउ सपोज कीजिए हमारे पास ये डिस्क ना होके हमारे पास एक दूसरी डिस्क है। सो लेट अस ड्रॉ द सेम। पिट एंड पेस्ट, ये हमने एक पेस्ट कर लिया और इसको हमने फ्लिप कर दिया, एंड अगेन पेस्ट। सपोज कीजिए हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क है ऐसे, और जो ये डिस्क है इसमें इस पार्ट का मास m है, रेडियस r है, इस पार्ट का मास m है, रेडियस r है। तो इस डिस्क का टोटल मास हो जाता है 2m और रेडियस हो जाती है r। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हाफ 2m इंटू r², यानी कि mr²। तो इस टाइप की डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हो गया कैपिटल M इंटू r²। नाउ ये डिस्क दो पार्ट से बनी है, एक को आप बोल दीजिए लेफ्ट पार्ट और एक को बोल दीजिए राइट पार्ट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेफ्ट पार्ट प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ राइट पार्ट इज इक्वल टू mr²। और आपको पता है कि दोनों पार्ट एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, एक जैसे हैं, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा। सो ट्वाइस ऑफ I लेफ्ट इज इक्वल टू mr² एंड IL इज इक्वल टू mr²/2, एंड ऑप्शन हमारा मैच होता है ऑप्शन सी। सो इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। अभी आपको थोड़ा ये अलग लग रहा होगा कि सर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, तो उस कंप्लीट डिस्क का मास m होता है। यहाँ पे हमारे पास जो हाफ डिस्क है उसका मास यहाँ पे कितना है? m है। दैट्स वाई हाफ डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आ रहा है और कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है mr² ओनली। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। One solid sphere A and another hollow sphere B are of same mass and same outer radii. The moment of inertia about their diameter respectively IA and IB such that। So पहला सॉलिड है और सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यानी कि 2/5 mr²। सेकंड होलो है, सेम मास सेम रेडियाई, सो जो बी है वो उसका हो जाएगा 2/3 mr²। तो हमें आई ए और आई बी में रिलेशन बताना है। तो जो आई ए है ये तो 0.4 टाइम्स mr² है और आई बी है 0.66 टाइम्स mr²। तो वी नो यहाँ से दैट आई बी इज ग्रेटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A circular disc X of radius R is made of an iron plate of thickness T, and another disc Y of radius 4R is made from iron plate of thickness T/4. Then the relation between the moment of inertia Ix and I think Iy होगा, Iy is। So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ना तो मास के बारे में कुछ मेंशन है ना ही वॉल्यूम के बारे में कुछ मेंशन है, बट बिकॉज जो डिस्क है वो सेम मटेरियल की बन रही है तो डेंसिटी क्या रहेगी? इस कांस्टेंट। जो डेंसिटी है वो पूरे मटेरियल की हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो जो डिस्क 1 है, डिस्क 1 की रेडियस r है, थिकनेस t है,
रेडियस r, थिकनेस t, तो इस डिस्क 1 की वॉल्यूम हो जाएगी पाई r स्क्वायर इंटू टी। जो डिस्क 2 है उसकी रेडियस 4r है, थिकनेस t/4 है, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी पाई 4r स्क्वायर यानी कि 16r स्क्वायर इंटू t/4, और ये हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर t। तो यहां से हम मास बना सकते हैं। जो मास होता है, वी नो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो मास ऑफ फर्स्ट डिस्क हो जाएगा डेंसिटी पाई r स्क्वायर t, और मास ऑफ सेकेंड डिस्क हो जाएगा डेंसिटी 4 पाई r स्क्वायर t। तो आप देख सकते हैं सेकेंड डिस्क का मास फर्स्ट डिस्क के क्या है, 4 टाइम्स है। सो m2 इज 4 टाइम्स ऑफ m1। नाउ अब हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। बिकॉज डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पहले वाले डिस्क का हाफ m1 r स्क्वायर, हाफ, इसको हम एज इट इज रख लेते हैं बिकॉज हम कंपेयर करेंगे। ये फर्स्ट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। I2 हो जाएगा हाफ मास ऑफ सेकेंड डिस्क कितना है 4 टाइम्स m1, और उसकी रेडियस है 4 टाइम्स r, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 16r स्क्वायर। तो ये देगा 2, नोट हम इसको कट नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज हम हाफ टू हाफ एज इट इज कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ m1r स्क्वायर इंटू 30, 16 इंटू 4 64। सो आप देख सकते हो कि जो I2 है वो 64 टाइम्स I1 है, और I1 क्या था, Ix था, और I2 Iy था। सो Iy is 64 टाइम्स Ix। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो विद दिस हम हमारी आज की एक्सरसाइजेस को यहीं पे एंड करते हैं। वी हैव रीच अप टू क्वेश्चन नंबर 125, and hopefully in 1 or 2 more next videos we will complete this whole chapter। and again अगर आपको हमारा ये जो एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं, वो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो इफ यू वांट टू डोनेट समथिंग तो QR कोड आपके सामने है, आप डोनेट कर सकते हैं वट एवर अमाउंट। इससे हमें बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर और न्यू बुक्स लेने में मदद मिलती है। So keep on watching. We will meet in next video.